जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मंदिर में जाने से रोक सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब 5 कालिदास मार्ग को जो छोड़ते हैं तो उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है। मुलायम और कांसीराम मिल करके आते हैं और मंच से वही नारा लगाया जाता है कि मिले मुलायम कांसीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। पूर्वांचल में एक गाली है, बहुत प्रचलित गाली है कि अहिर गड़िया कुर्मी चोर धर सारे की टंगड़ी तोड़। बताइए गाली किसने बनाई? पिछड़ों को आरक्षण मिला, 27% आरक्षण मिला, तो मंडल के विरोध में कमंडल की राजनीति करने वाले कौन लोग थे? मानवर कांसीराम हमेशा कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। डर लग रहा है इनको हिस्सेदारी से। इनको पता है कि अगर संख्याओं का जो है बाहर आ जाएगा, पता चलेगा कि किसकी संख्या कितनी ज्यादा है, उसको उसके हिसाब से जो उसकी संसाधनों पर हिस्सेदारी होगी, आरक्षण उसको उतने % मिलेगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन उसको मिलेगा। तो ये लोग डर रहे हैं। अखिलेश यादव बड़ी चुप्पी साधे हुए हैं इस मामले को लेकर के, क्योंकि उनके नेता हैं, उन्हीं की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी 85-15 की बात करते हैं और बहुत ही खुलकर करते हैं 85-15 की बात। और एक बड़ा तबका है यूपी में 85 वाला, तो अखिलेश यादव बड़े चुप रहते हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि अखिलेश जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जो स्टैंड है, वो अब कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आ गया है जब अखिलेश यादव को चुप्पी तोड़नी होगी और अखिलेश यादव को जो अपना एक स्टैंड क्लियर करना होगा। क्योंकि आपसे मैं बता दूं आनंद, आप जिस समाज का नेतृत्व करते हैं, जिस 85% समाज से आप आते हैं, जिस पिछड़े वर्ग से आप आते हैं, जब आपको शूद्र कहकर के अपमानित किया जाता है, वही अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे शूद्र कहकर के अपमानित किया गया और मुझे मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। अखिलेश पहचाने वो लोग कौन है जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जो लोग अपमान कर सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मंदिर में जाने से रोक सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब 5 कालिदास मार्ग को जो छोड़ते हैं तो उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है। कहते हैं कि यह अशुद्ध हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद शूद्र वर्ग से आते हैं और पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो अखिलेश यादव का जब ये अपमान होगा, एक मुख्यमंत्री का, और उनके पिता जो 4 बार के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनके बेटे का अपमान जब होगा, तो आप बताइए आम आदमी की क्या गारंटी है? सबसे पहली बात। लेकिन उसके बाद आप मुझे बताइए, जब 1990 में जब 89 और 90 की सरकार थी बीपी सिंह की, और जब उस समय जो बीपी मंडल की सिफारिशें लागू हुई और जो है उस समय जब पिछड़ों को आरक्षण मिला, 27% आरक्षण मिला, तो मंडल के विरोध में कमंडल की राजनीति करने वाले कौन लोग थे? मंडल के विरोध में रथ यात्रा निकालने वाले कौन लोग थे? मंडल के विरोध में कमंडल निकालने वाले कौन लोग थे? यही सामंती वर्ग के लोग थे जो मंडल के विरोध में कमंडल की यात्रा निकाल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो राम लहर चल रही थी, इतनी करारी राम लहर आज तक उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आई। और उसके बाद 2 बड़े नेता, बहुजन वर्ग के 2 बड़े नेता, मानवर कांसीराम हमेशा कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। डर लग रहा है इनको हिस्सेदारी से। इनको पता है कि अगर संख्याओं का जो है बाहर आ जाएगा, पता चलेगा कि किसकी संख्या कितनी ज्यादा है, उसको उसके हिसाब से जो उसकी संसाधनों पर हिस्सेदारी होगी, आरक्षण उसको उतने % मिलेगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन उसको मिलेगा। तो ये लोग डर रहे हैं। तो इसी वजह से जब 2 नेता एक मंच पर आते हैं और 6 दिसंबर 1992 को डायनामाइट लगा के बाबरी विध्वंस किया जाता है, बाबरी का ढांचा को गिरा दिया जाता है। उसके बाद 93 में जब कल्याण सिंह की सरकार गिरती है, और 93 में 2 बड़े नेता मुलायम और कांसीराम मिल करके आते हैं और मंच से वही नारा लगाया जाता है कि मिले मुलायम कांसीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उसके बाद सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद 2-2.5 साल जो है सरकार चलाई जाती है। आज अखिलेश यादव जी की क्या मजबूरी है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि आप उस समाज के नेता हैं, आप उस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं जिस समाज को सदियों सदियों तक जाति के नाम पर अपमानित किया गया है, जिस समाज को पूर्वांचल में एक गाली है, बहुत प्रचलित गाली है कि अहिर गड़िया कुर्मी चोर धर सारे की टंगड़ी तोड़। बताइए गाली किसने बनाई है? रामचरितमानस की जिन चौपाइयों पर विवाद चल रहा है, जिनको गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, उन चौपाइयों को अगर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य या चंद्रशेखर जो है बिहार के जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कहते हैं, तो कहाँ गलत है? उन्होंने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब बताइए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़ना मतलब प्रताड़ित करना, उनको दंडित करना, दंड देना। आज ये ब्राह्मण लॉबी जो है आ गई है और बता रही नहीं, प्रताड़ित करना नहीं, दंड देना नहीं, शिक्षा के अधिकारी हैं ये सब। आज आप बता रहे हैं कि शिक्षा के अधिकारी हैं। मेरे भाई, जानवर को कैसे शिक्षित करेंगे आप? ढोल को कैसे शिक्षित करेंगे? तो ये सारी चीजें एक
रामचरितमानस की एक चौपाई है, जे बरनाधम तेली कुमारा सपच किरात कोल कलवारा पनारी मुही गिरे संपत्ति नासी मूल मुड़ाई होई सन्यासी। इसका साफ सीधा साफ जो है पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं। आप पिछड़े वर्ग की तमाम जातियों को अपमानित कर रहे हैं। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, वर्ण व्यवस्था में तेली और कुम्हार, कोल और कलवार जो अधम और नीच माने गए हैं, वो जो है अपनी स्त्री के मरने पर और जो घर की संपत्ति नाश होने पर मूल मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ये जो रामचरितमानस की चौपाई है। 24 के पहले गिनती कितनी जरूरी है, चाहे बिहार हो चाहे यूपी में, इस मुद्दे को, क्योंकि अनुमान यही था कि अगर बिहार से वो आंकड़े आते हैं तो यूपी का मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि लगभग जो आबादी वगैरह है, जनसंख्या वगैरह आसपास ही है लगभग। तो वो 24 के चुनाव के पहले कितना जरूरी आंकड़ा है ये? देखिए आनंद, बहुत जरूरी आंकड़ा है, क्योंकि आज जो है जिस तरह से फिरका परस्त जो ताकतें हैं वो लगातार देश को नफरत की जो है भेंट चढ़ा रही हैं, नफरत की आग में जो है झोंकने का काम किया जा रहा है। अगर देश में क्योंकि आज जो है समाज जागरूक हो रहा है, आज दलित वर्ग जो है वो पूरी तरह से चेतना का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें दलित वर्ग जागरूक हो रहा है, आज पिछड़ा वर्ग भी जागरूक हो रहा है। जब दलित और पिछड़ा जो है जब जागरूक हो जाएगा और एक राह पर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं उनको ये एहसास हो जाएगा कि अब दलित वर्ग और जो है पिछड़ा वर्ग वो जागरूक हो रहा है। इसी वजह से जो है इनको डर लग रहा है। अगर 24 के पहले अगर कुछ राज्यों से आंकड़े आते हैं, जातीय आंकड़े जो आते हैं, उसके बाद आप समझ लीजिएगा, रख के ले लीजिएगा कि जो है जो थर्ड फ्रंट बनेगा, जो तीसरा मोर्चा बनेगा, जो तमाम विपक्षी दल उसमें एक होकर के आएंगे और चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो अजय रथ है उसको रोक पाने में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। और बिहार में जिस तरह से जब से ही जातीय जनगणना शुरू हुई है, वहाँ के तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको मैं अपनी भाषा में कहूँ तो वो मनु मीडिया है, वो मनु मीडिया वो पूरी तरह से परसेप्शन क्रिएट करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि ये देखिए जातीय जनगणना हो रही है, उससे जातिवाद फैलेगा। अरे मेरे भाई एक बात बताइए, मुझे अगर बीमारी है, मैं अपनी बीमारी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा तो वो खत्म कैसे होगी? तो किसी भी चीज की पहले जानकारी होनी चाहिए। जातियों का मोटा मोटी आंकड़ा आएगा, उसके बाद जो उस पर काम किया जाएगा। आप खुद ना करिए जातिवाद, आप खुद बराबर से लाइए। जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो देश हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उसकी परिकल्पना क्या होगी, उसकी आधारशिला क्या होगी, उसकी परिभाषा क्या होगी? मुझे हिंदू राष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। अगर सभी समस्याओं का हल हिंदू राष्ट्र बनाने से हो जाता है, सभी बेरोजगारों को रोजगार हिंदू राष्ट्र बनाने से मिल जाएगा, बना दीजिए। अगर गरीबी दूर हो जाएगी हिंदू राष्ट्र बनाने से, बना दीजिए। अगर जो है बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, सारी चीजें जो सड़क, बिजली, पानी और जो तमाम चीजों का हल हो जाएगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा, छुआछूत खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले आप उसकी परिभाषा को तय कर लीजिए। एक हिंदू गांव बना करके उस हिंदू गांव में जाति के नाम पर हो रहा छुआछूत, जाति के नाम पर हो रहा भेदभाव और जाति के नाम पर हो रहा शोषण खत्म कर दीजिए। उसके बाद आप बताइए कि हम हिंदू राष्ट्र इस तरह का बनाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये होगा मेरा, जब से बिहार में बीजेपी की सरकार गई, नीतीश से गठबंधन टूटा, तेजस्वी साथ आए, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, राजनीति के भी चाणक्य कहे जाने लगे हैं आजकल, तो उनका बिहार में बहुत दौरा होता है। उसके बाद से फिर तो कैसे देखते हैं कि बीजेपी कितनी बौखलाई या घबराई हुई है, या क्या है कि अमित शाह का कम से कम 4-5 बार बिहार का दौरा हो जाता है? बिहार की वो 40 लोकसभा की सीटें कितनी बड़ी मायने रखती हैं लोकसभा पहुंचने के लिए? आनंद, सबसे बड़ी बात है, आप चाणक्य जो कह रहे हैं अमित शाह को, गंजा या टकला होने से कोई चाणक्य नहीं हो जाता। ये जो जनता है ये चाणक्य बनाती है। चाणक्य आप किस विषय में कह सकते हैं कि अमित शाह चाणक्य हैं? अमित शाह ने चाणक्य वाला कोई काम नहीं किया है। एक जो है आज का गृह मंत्री उस समय का भगोड़ा है, उस समय का जो है एनकाउंटर का आदेश था, इस तरह जहां सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में जज लोया जो इसकी जांच कर रहे थे उसमें एनकाउंटर का आदेश था। हालांकि आज गृह मंत्री बने हैं, देश का दुर्भाग्य है, इसमें कोई चाणक्य होने वाली बात नहीं है। और अब मैं जो आपकी बात पर आता हूँ, आपके सवाल पर आता हूँ कि किस तरह से जो है बिहार महत्वपूर्ण है। आप कह रहे 40 लोकसभा की सीटें, मैं बता दूं जब तक नीतीश कुमार इनके साथ थे, नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि भाजपा आज के समय में वो वॉशिंग मशीन है कि यहाँ से आप सब पे काला कौआ डालिए, वहां से सफेद हंस बन करके निकलता है। तो जो भाजपा है वो पूरी तरह से क्लीन चिट देने वाली पार्टी है। उसके बाद मैं राहत इंदौरी का एक शेर है, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। सियासत ने तुमको हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर
कर दो, सबूत भी तुम, गवाह भी तुम, दलील भी तुम, वकील भी तुम, और जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। जब से ये जो है सत्ता से बाहर हुए हैं उसके बाद इनकी बौखलाहट साफ झलक रही है। मुजफ्फरपुर में चाहे वो दंगे हों, चाहे जो भी हो, रामनवमी पे हुए दंगे, ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जो है वो गुजर सकती है, और लगातार किया जा रहा है। हम और आप देख रहे हैं, कहा कि इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। ये पूरी तरह से जहां जहां इनकी सरकारें नहीं है वहां वहां की लॉ एंड ऑर्डर की ये बात करते हैं कि देखिए यहाँ दंगा हो गया। अरे भाई, जहां आपकी सरकारें हैं वहां पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो जाती है, आप एक बात नहीं बोलते हैं। इनके जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके ऊपर 1.5 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। और उत्तर प्रदेश के कोई पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या आजाद भारत में कोई पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अध्यादेश ला करके और अपने ऊपर लगाए गए आज जो है 3 दर्जन से ज्यादा संगीन जो मुकदमे हैं वो वापस ले लिए। बताइए क्या कहेंगे आप? तो पूरी तरह से आज जो है परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, जातीय जनगणना बेहद जरूरी है। अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनते तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। हो सकता है कि अखिलेश यादव की कोई मजबूरी रही हो, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अखिलेश यादव जी ये तय कर लें कि वो किस वर्ग के नेता हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने लकीर राजनीति की है। मुलायम सिंह यादव ने हालांकि लालू के मुकाबले कम लकीर खींची होगी, लेकिन अखिलेश यादव से फिर भी ज्यादा लकीर खींच करके जो है राजनीति की है। अब एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में फरसा नहीं चलेगा। अखिलेश यादव तय करें उनको जो है अपमानित करने वाले कौन लोग हैं। आरक्षण का विरोध करने वालों का सरनेम पढ़ लीजिए, मंदिर में ना घुसने देने वालों का सरनेम पढ़ लीजिए। जब भी अगर आप कहेंगे जाति के नाम पर हो रहे शोषण करने वालों का, आप सरनेम पढ़ लीजिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, आप अगर सरनेम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शोषण करने वाले कौन लोग हैं। तो अखिलेश यादव को जिन्होंने मंदिर में जाने से रोका, इस देश के राष्ट्रपति को रोका जाता है। रामनाथ कोविंद जो इस देश के प्रथम नागरिक थे, उस समय के राष्ट्रपति को जब वो पुष्कर में मंदिर में जाना चाहते हैं तो यही सामंतवादी, यही मनुवादी विचारधारा के लोग राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम करते हैं और राष्ट्रपति को जो है मंदिर में प्रवेश करने को लेकर के उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है। तो आप बताइए, इस देश में, जिस देश में आप कह रहे हैं कि जातियों के नाम पर जो है अगर ऐसे होगा तो जातियां जो जातिवाद बढ़ेगा। अरे जातिवाद जब आरक्षण नहीं था, जब रिजर्वेशन नहीं था, जब तहसीलें नहीं थी, जब कोर्ट कचहरी थाने नहीं थे, उस समय क्या जातिवाद नहीं था? उस समय क्लब का अंगूठा क्यों काट लिया गया? ऋषि शंभू की हत्या क्यों कर दी गई? आप मुझे बताइए ना, जिस समय जातिवाद नहीं था उस समय की ही बात कर लीजिए ना आप। उस समय भी